साथियों, आज उत्तर प्रदेश का 32वां राज्य अधिवेशन हो रहा है। और इस अधिवेशन में जो उद्घाटन सत्र चल रहा है, इसमें जो विषय रखा गया है, ईवीएम के द्वारा चुनाव कराना लोकतंत्र की हत्या करने की खतरनाक साजिश है, गंभीर मंथन। अथवा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों और महिलाओं पर बढ़ती हिंसक उत्पीड़न की घटनाएं बीजेपी सरकार की कानून व्यवस्था फेल होने का सबूत है। एक बहस, ये जो विषय है पहले सत्र का, इसमें ईवीएम के बारे में मैं जो मुख्य विषय है, इसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहूँगा। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में फैसला दिया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम मशीन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था। ईवीएम मशीन के विरोध में केस दायर किया था, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना था कि ईवीएम मशीन में कमियां हैं, खामियां हैं, कमजोरियां हैं, दोष है, इसलिए ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस बात को स्वीकार किया कि ईवीएम मशीन में कमियां हैं, खामियां हैं, कमजोरियां हैं, दोष है। और वो दोष स्वीकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को पूछा कि डॉक्टर साहब, हम लोग चुनाव में ईवीएम मशीन को रखना चाहते हैं, तो क्या आप ईवीएम मशीन में जो कमियां, खामियां, कमजोरियां है, उन दोषों को दूर करने के लिए कोई सुझाव आपके पास है? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हाँ, मेरे पास में ईवीएम मशीन की कमियां, खामियां, कमजोरियां दूर करने के लिए सुझाव है। जज ने उनको पूछा क्या सुझाव है, तो उन्होंने उनको बताया कि जिस तरह से ATM मशीन में पैसा निकालने के बाद रसीद आती है, उसी तरह से वोट डालने के बाद रसीद आनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि जैसे मैं बैंक के ATM से पैसा निकालता हूं तो रसीद निकलती है, रसीद में लिखा होता है आपके अकाउंट में
1,00,000 रुपया था, 5,000 रुपया आपने निकाला, 95,000 आपके अकाउंट में अभी बकाया राशि है। ये रसीद आने के बाद एटीएम धारक जो भी व्यक्ति है उसकी तसल्ली हो जाती है कि ये मशीन सही काम कर रही। उसी तरह से मतदाता जब वोट डालने के लिए जाता है तो बटन दबाता है, लाइट जलता है, बीप की आवाज होती है, मगर ईवीएम मशीन से किसी प्रकार की कोई रसीद, कोई कागज बाहर नहीं आता है। इसलिए इस तरह से कागज बाहर आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की बात को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया, ईवीएम मशीन के बारे में निर्णय दिया। जो निर्णय दिया वो निर्णय मैं थोड़ा आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। इस सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, कोई काल्पनिक बात नहीं है। तो ये निर्णय मैं थोड़ा आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये 33 पैरा में दिया हुआ निर्णय है और पैरा नंबर 29 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और जजमेंट देने के बाद उस जजमेंट में लिखा हुआ है, पैरा नंबर 29 में लिखा है, फ्रॉम द मटेरियल्स प्लेस्ड बाय बोथ द साइड। ये अंग्रेजी में है, मैं आप लोगों को हिंदी में ट्रांसलेट करके इसको बताता हूं। फ्रॉम द मटेरियल्स प्लेस्ड बाय बोथ द साइड्स, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन के विरोध में दाखिल किए थे, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस इशू किया था। उस नोटिस के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने अपना रिप्लाई दाखिल किया था, जवाब दाखिल किया था। तो उसके लिए उन्होंने जो दस्तावेज दाखिल किए थे, दोनों तरफ के दस्तावेजों को पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं, दोनों तरफ के दस्तावेजों को पढ़ने के बाद वी आर सेटिस्फाइड दैट द पेपर ट्रेल इज एन इंडिस्पेंसेबल रिक्वायरमेंट ऑफ ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वी आर सेटिस्फाइड, जज कह रहे हैं कि हम पूर्णतः संतुष्ट है। यदि फ्री एंड फेयर, मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराना है तो ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन जोड़ना अनिवार्य है, जोड़ना ही होगा, इंडिस्पेंसेबल, अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा। ये जो उन्होंने लिखा ये क्लियर है, जजमेंट क्लियर है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से पढ़ लें, निगेटिव तरीके से पढ़ लें कि यदि ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल नहीं जोड़ा जाएगा तो फ्री फेयर यानी निष्पक्ष और मुक्त चुनाव कराना संभव नहीं है। इसका दूसरा यानी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूं। तो क्लियर वर्डिक्ट है, क्लियर जजमेंट है ईवीएम मशीन के विरोध में। आगे
the confidence of the voters in the EVMs, यानी मतदाताओं का ईवीएम में विश्वास कैन बी अचीव्ड, हासिल किया जा सकता है। यानी मतदाताओं का विश्वास ईवीएम मशीन में हासिल किया जा सकता है। इस शब्द का, इस वाक्य का अर्थ निकलता है कि मतदाताओं का ईवीएम में विश्वास नहीं है, मगर मतदाताओं का विश्वास ईवीएम मशीन में हासिल किया जा सकता है। कब? ओनली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर ट्रेल। पेपर ट्रेल मशीन ईवीएम मशीन को जोड़ने के बाद ही ईवीएम मशीन में विश्वास मतदाताओं का हासिल किया जा सकता है। क्लियर है? दूसरा सेंटेंस भी क्लियर है, ईवीएम मशीन के विरोध में। तीसरा सेंटेंस, अब यहां लिखा है ईवीएम विथ पेपर ट्रेल सिस्टम। अकेले ईवीएम शब्द लिखा नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। ईवीएम विथ पेपर ट्रेल सिस्टम एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द वोटिंग सिस्टम। ईवीएम मशीन को यदि पेपर ट्रेल मशीन जोड़ी जाती है तो मतदाताओं को ये खातरी, एंश्योर, गारंटी दी जा सकती है, खातरी दी जा सकती है कि मतदाता जिस कैंडिडेट को वोट डालता है उसका वोट उसी कैंडिडेट के नाम पर जमा होगा। इसकी खातरी, एंश्योर किया जा सकता है। कब? जब ईवीएम को पेपर ट्रेल मशीन जोड़ा जाएगा। अब इसका उल्टा करो, यदि ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन नहीं जोड़ी जाएगी, हमारे भामसेव के जो कार्यकर्ता लोग हैं वो महिलाओं को थोड़ी जगह दे दे। ये यहाँ ये बैग पड़ा हुआ है, ये कुर्सी खाली पड़ी हुई है, और आप लोगों को बैग रखने के लिए भी कुर्सी चाहिए। एक तो जो कुर्सियाँ खाली हैं वो खाली महिलाओं को बैठने दे, जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनको महिलाओं को कुर्सियाँ बैठने के लिए दे, और अगर अतिरिक्त तो कुर्सियाँ बाहर रखी हुई है मैंने देखा, तो यहाँ ये जो रास्ता दिख रहा है इसमें एक दो लाइन और पड़ सकती है, तो जरा कुर्सियाँ डालो। और पुरुष जो है थोड़ा खड़े होकर के सुन सकते हैं। तो मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा था कि ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बाद ही मतदाताओं को इंश्योर किया जा सकता है, खातरी दी जा सकती है कि मतदाता जिस कैंडिडेट को वोट डालेगा उसका वोट उसी कैंडिडेट के नाम पर जमा होगा। उल्टा करो, यदि ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन नहीं जोड़ी जाएगी तो मतदाताओं को ये गारंटी, ये इंश्योर, ये खातरी नहीं दी जा सकती कि मतदाता जिस कैंडिडेट को वोट डाल रहा है उसका वोट उसी कैंडिडेट के नाम पर जमा होगा। ये गारंटी नहीं दी जा सकती। तो ये भी क्लियर है, यानी प्रत्येक सेंटेंस जो है सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो लिखे प्रत्येक सेंटेंस ये ईवीएम के विरोध में है। आगे with an intent to have a full transparency in the system। जज कह रहे हैं कि हम चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया में पूर्णता, पारदर्शिता लाना चाहते हैं। तो आपको अंग्रेजी का जो शब्द है ट्रांसपेरेंसी और उसका हिंदी शब्द है पारदर्शिता। तो ट्रांसपेरेंसी का व्यवहार में क्या अर्थ है ये आपको पता नहीं है। और पारदर्शी हिंदी शब्द है मगर ये बोलचाल का शब्द नहीं है,
इसलिए इस शब्द का भी अर्थ हिंदी भाषिक लोगों को भी पता नहीं है। मैं चुनाव के साथ जोड़कर इस शब्द का क्या अर्थ है थोड़ा आपको अर्थ बताता हूं। इस शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का अर्थ है चुनाव आयोग को ईवीएम मशीन की टेक्निकल जानकारी है। क्या वैसे ही जानकारी मतदाता को है? नहीं है। क्या कैंडिडेट को है? नहीं है। पार्टी को है? नहीं है। पार्टी प्रेसिडेंट को है? नहीं है। चुनाव आयोग को जो जानकारी है वही जानकारी मतदाता को नहीं है, कैंडिडेट को नहीं है, पार्टी को नहीं है, पार्टी प्रेसिडेंट को नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी को ईवीएम मशीन के अंदर की जानकारी है, कांग्रेस को भी है, क्योंकि कांग्रेस ने तो मशीन लाया। कांग्रेस ने तो इस मशीन को लाने का काम किया। तो इसलिए 82 में यह फैसला हुआ और 81 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो इंदिरा गांधी ने ईवीएम मशीन लाने का फैसला किया। 80 के दशक में यूरोपियन कंट्री ने ईवीएम मशीन पर बैन लगाया। जिन कारणों को लेकर यूरोपियन देशों ने बैन लगाया, उन्हीं कारणों की वजह से भारत के राज्यकर्ता लोगों ने इन मशीनों को भारत में लाया कि ये मशीन में ईमानदारी से चुनाव संपन्न नहीं कराया जा सकता, इसलिए इस पर बैन लगाया जाता है, ऐसा यूरोपियन देशों का कहना था। तो भारत के शासक वर्ग के लोगों ने इसलिए इस मशीन को लाया कि हमें तो ऐसी ही मशीन चाहिए, क्योंकि हमको थोड़ी चुनाव ईमानदारी से करवाना है। हमने तो 52 से चुनाव ईमानदारी से करवाया नहीं, तो हमको तो ऐसे ही चुनाव करने वाली मशीन चाहिए। तो उन्होंने जब यूरोप ने बैन लगाया तब भारत सरकार ने 82 में ये फैसला किया। इससे भी भारत का जो शासक वर्ग है उसका चरित्र हम लोगों को समझने में आसानी होगी। तो कांग्रेस को ईवीएम मशीन के अंदर की जानकारी है, बीजेपी को भी है, मगर क्या दूसरी पार्टियां ये दावा कर सकती हैं कि ईवीएम मशीन के बारे में उनको जानकारी है? दूसरे पार्टियों को जानकारी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि ईवीएम मशीन कांग्रेस और बीजेपी के लिए पारदर्शी है, यानी उनको मालूमात है, दूसरों को मालूमात नहीं है। दूसरों को मालूमात नहीं है, इसका मतलब है उनसे जानकारी छुपाई गई है। एक शब्द है छुपाई गई है। दूसरा, उनसे जानकारी के बारे में उनको अंधेरे में रखा गया है, उजाले में नहीं रखा गया है। तो कुछ लोगों को अंधेरे में रखना और कुछ लोगों को उजाले में रखना, कुछ लोगों को जानकारी देना, कुछ लोगों को जानकारी छुपाना, अगर जानकारी छुपाई जाती है तो उसको पारदर्शी नहीं कहा जा सकता। ये पारदर्शी शब्द का अर्थ है चुनाव के साथ रिलेटेड। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं विद एन इंटेंट टू हैव ए फुलेस्ट ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, हम लोग चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना चाहते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, पारदर्शिता लाना चाहते हैं। और पारदर्शिता क्यों लाना चाहते हैं? आगे लिखा, एंड टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर। पारदर्शिता लाना चाहते हैं। पारदर्शिता क्यों लाना चाहते हैं? क्योंकि हम एंड टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स, मतदाताओं का गया हुआ विश्वास पुनर्बहाल करना चाहते हैं। एंड टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द वोटर्स, इसका मतलब है कि
मतदाताओं का विश्वास गया हुआ है। वो गया हुआ विश्वास रिस्टोर यानी पुनर्बहाल करना चाहते हैं, और पुनर्बहाल करने के लिए चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया हम पारदर्शी बनाना चाहते हैं। और इसके लिए क्या करना होगा, तो जजेस कहते हैं इसके लिए क्या करना होगा, इट इज नेसेसरी टू सेट अप ईवीएम विथ वीवीपीएटी सिस्टम। It is necessary to set up EVM with VVPAT system यानी पेपर ट्रेल सिस्टम। इसलिए जरूरी है कि VVPAT जो पेपर ट्रेल सिस्टम है ये ईवीएम मशीन के साथ जोड़ना होगा। क्यों जोड़ना होगा, कहा बिकॉज वोट इज नथिंग but an act of expression which has immense importance in the democratic system. Because vote is nothing. कारण क्या है, वोट इज नथिंग बट एन एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे मैं माइक पर अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं, अभिव्यक्त कर रहा हूं, मेरा विचार अभिव्यक्त कर रहा हूं। अगर मैं अपना विचार अभिव्यक्त कर रहा हूं, उसी तरह से मतदाता अगर उसके सामने 4 कैंडिडेट है, 5 कैंडिडेट है, उसमें से वो एक कैंडिडेट को वोट डालता है। एक्ट लिखा है, वोट इज नथिंग बट एन एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। वोट डालना, मतदाता जब 5 में से एक कैंडिडेट के नाम पर वोट डालता है तो ये जो वोट डालना है वो भी मत व्यक्त करना है, एक्ट एंड एक्सप्रेशन। ये भी जैसे मैं माइक पर भाषण करके मत व्यक्त कर रहा हूं, विचार व्यक्त कर रहा हूं कि ये 5 कैंडिडेट है, ये 5 में से फला कैंडिडेट को मैं वोट डाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि 4 कैंडिडेट के विचार से मैं सहमत नहीं हूं। ये वो एक्ट करके मतदाता, क्योंकि वो बोल नहीं रहा है, वो वोट डाल रहा है। क्योंकि वोट डाल रहा है, उसमें भाषण तो कर नहीं रहा मेरे जैसा, क्योंकि वोट डालने के लिए जब कोई जाता है तो भाषण तो करता नहीं है, वो एक्ट करता है। तो ये एक्ट करना, एक्सप्रेशन करना है, और ये एक्सप्रेशन करना संविधान में आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मौलिक अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मौलिक अधिकार है। ये जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार उस प्रत्येक व्यक्ति का है जो वोट डालता है, और इसलिए इसका डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा महत्व है। और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। तो मैंने आपको, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को जो निर्णय दिया, वो निर्णय अंग्रेजी में था। मैंने आपको ट्रांसलेट भी किया, ट्रांसलेशन से भी थोड़ा ज्यादा किया। एक होता है ट्रांसलेशन का मतलब होता है शब्दशः, और शब्दशः के अलावा एक शब्द का क्या अर्थ होता है उसको एग्जाम्पल देकर भी समझाया, ताकि जजेस क्या कह रहे हैं वो बात आपको समझ में आ जाए। इसलिए ये विस्तार से आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब। तो इस तरह से ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो समझा रहा हूं, इससे आपको बात समझ में आ गई होगी। ये निर्णय ईवीएम मशीन के विरोध में है, स्पष्ट है।
सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के विरोध में निर्णय दिया और 5 महीने और 9 तारीख को देश के सारे अखबारों में और टीवी के चैनल पर यह खबर आनी चाहिए थी। आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया, इतना बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया, मगर अखबार वालों ने खबर में नहीं छापा। जबकि सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट जब भी आता है वो अखबारों के फ्रंट पेज पर बड़े अक्षरों में छापा जाता है, उस पर एडिटोरियल संपादकीय लिखा जाता है, कमेंट्री लिखी जाती है और बहुत सारे लोगों का ओपिनियन छापा जाता है और अखबार वाले कई दिनों तक उसका अर्थ लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। टीवी वाले प्राइम टाइम में 8 से लेकर 11 बजे तक उस पर डिस्कस और डिबेट करते हैं। ये सारा का सारा किया जाना चाहिए था, मगर मीडिया ने इतना बड़ा फैसला आने के बाद इसकी कोई खबर नहीं छापी, इसलिए आपको पता नहीं है ईवीएम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इसीलिए आपको पता नहीं है। अच्छा, इसका दूसरा मतलब यह है कि आपसे छुपाया गया। इसका दूसरा मतलब आपसे छुपाया गया। अच्छा, छुपाने का क्या अर्थ है? सारे दुनिया में जहां भी षड्यंत्र होता है, वो जो षड्यंत्र है वो जहां भी होता है वो छुपकर किया जाता है। 125 करोड़ लोगों के जनतंत्र के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। वो षड्यंत्र करने वाले लोग आपसे छुपाना चाहते हैं। 3.5% ब्राह्मण ग्राम पंचायत में सदस्य नहीं चुनवा सकते, तो ग्राम पंचायत का सरपंच कैसे बना पाएंगे? जो लोग ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री चुनवा रहे हैं, जो अल्पसंख्याक है। आप लोगों को याद होगा काशीराम जी ने नारा लगाया था, वोट हमारा और राज तुम्हारा, वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये 80 से नारा लगाया और 82 में मशीन लाया गया। समझ रहे हो? ये नारा 80 से शुरू किया गया और 82 में भारत के शासक वर्ग ने, ब्राह्मणों ने 82 में ये मशीन लाया। तो वो लोग ये जो वोट परसेंटेज है ब्राह्मणों का, उसको नहीं बढ़ा सकते। तो ईमानदारी से ब्राह्मण कभी भी चुनाव नहीं जीत सकते, बेईमानी से ही चुनाव जीत सकते हैं। और इसलिए ये उदाहरण दे करके ये बात मैं आपको बता रहा हूं। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि 9 अक्टूबर 2013 को ये खबर आनी चाहिए थी। 3 साल 10 महीने हो गए, अभी तक खबर नहीं छापा। 3 साल 10 महीने हो रहे हैं, अभी तक खबर नहीं छापा। इस खबर से लोग कितने डरे हुए हैं। ये मीडिया ब्राह्मण बनिया मीडिया है, ब्राह्मण बनिया का कब्जा है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये ब्राह्मणों के लिए और बनिया के लिए चलाया हुआ कार्यक्रम है। ब्राह्मणों के लिए क्यों? क्योंकि इससे रिजर्वेशन समाप्त हो जाता है। और बनिया के लिए क्यों? तो प्राइवेटाइजेशन में बनिया की चांदी ज्यादा होती है। अगर वो चांदी लगाएगा तो सोना निकलेगा। तो ये ब्राह्मण बनिया के फायदे के लिए बनाया हुआ कार्यक्रम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन।
5 महीने के बाद भारत में 2014 को लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ। चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल लगाने के बावजूद भी, आदेश के बावजूद भी चुनाव आयोग ने 530 जगह पर पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया, 13 जगह पर लगाया। और वो 13 जगह पर कहां लगाया? नागालैंड, मिजोरम में लगाया, ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर। ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर क्यों लगाया? क्योंकि वो आपको ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ये जानकारी आपसे छुपाना चाहते हैं, चुनाव आयोग छुपाना चाहता है। चुनाव आयोग पूरी तरह से इस षड्यंत्र में शामिल है और इस षड्यंत्र में शामिल लोग, चुनाव कमिश्नर लोग, अगर हम लोगों को जब अवसर मिलेगा तब तक अगर जिंदा रहे तब भी उनको फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। तो उन लोगों को जिंदा रहना चाहिए, खाते पीते रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा ज्यादा जिंदा रहेंगे और हम लोगों को अवसर मिला तो उस समय भी देशद्रोह का दावा उनके ऊपर दाखिल किया जा सकता है। इतना गंभीर मामला है, ये मामला देशद्रोह का है। मुझे वकीलों को पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही लड़ाई लड़ते लड़ते बहुत बड़ा मैं भी वकील ही हो गया, क्योंकि इसका जो केस मैंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया वो केस भी हमने ड्राफ्ट लिखा। जब ये चुनाव में ये जानकारी छुपाने के लिए चुनाव आयोग ने ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर लगाया, तो चुनाव आयोग जानकारी छुपाना चाहता था, एक बात। दूसरी, ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई, इसकी हवा भी आपको नहीं लगनी चाहिए। जानकारी तो मिलनी नहीं चाहिए, हवा भी नहीं लगनी चाहिए। जैसे मान लो नागालैंड में मशीन रखा तो वहां हवा भी चलती है ना, तो हवा टच करती कि नहीं ये ईवीएम मशीन को? है पेपर ट्रेल मशीन को नहीं टच करती, तो हवा बहते 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 बांदा तक नहीं आती, ज्यादा से ज्यादा बंगाल तक आती। बहुत ज्यादा हुआ। आप लोगों को पता नहीं नागालैंड मिजोरम कहाँ है? जरा भारत का नक्शा देखो, एकदम डायरेक्ट ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर लगा हुआ। 530 में से 543 में से 13 जगहों पर लगाया और उन्होंने प्लान बनाया, जानकारी भी आपको नहीं मिलनी चाहिए और उसकी हवा भी आप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। चुनाव आयोग ने प्लेन एरिया में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में क्यों नहीं लगाया? अगर ऐसा किया होता तो लोग चुनाव आयोग को पूछते, अरे ये ईवीएम मशीन को ये आपने क्या लगाया? ये पेपर ट्रेल मशीन है। अच्छा, ये पेपर ट्रेल मशीन ये क्यों लगाया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था इसलिए लगाया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों आदेश दिया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ईवीएम मशीन में कमियां हैं, खामियां हैं, कमजोरियां है, दोष है, इसलिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रहा है तो 2004 को इसी ईवीएम पर चुनाव हुआ था, 2009 को इसी ईवीएम पर चुनाव हुआ था। जो मशीन दोषपूर्ण है ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उन्हीं मशीनों पर 2004-2009 को चुनाव हुआ था, ऐसा लोगों के मन में आशंका पैदा हो जाती। लोगों के मन में आता कि कहीं 2004-2009 में घोटाला तो नहीं हुआ। ये आशंका लोगों के मन में नहीं आनी चाहिए, इसलिए चुनाव आयोग ने, सरकार ने, सारी मशीनरी ने, अखबारों ने, मीडिया ने, जुडिशरी ने इस खबर को जनता को जानकारी नहीं होनी चाहिए, उससे छुपाया गया और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, सारे के सारे चुप रहे। ये षड्यंत्र नंगा ना हो, एक्सपोज ना हो, इसलिए
चुनाव संपन्न हुआ। 16 मई 2014 को रिजल्ट आया। भारतीय जनता पार्टी को 283 सीटें मिली। नरेंद्र मोदी वाराणसी में चुनाव लड़ रहे थे। वहां बाद में चुनाव आयोग ने घोषित किया वाराणसी में 6.5 लाख वोटर फर्जी थे। 1,87,000 वोटर वाराणसी में, यानी काउंटिंग में 1,87,000 वोट ज्यादा निकले। ज्यादा का मतलब आपको समझाने के लिए उदाहरण देता हूं। जैसे 10 लाख वोट हुए, लोगों ने 10 लाख वोट किए, काउंटिंग में 11,87,000 निकले। पता नहीं साला कैसे निकली। जब वोट हुए ही 10 लाख तो 11,87,000 निकले कैसे? चुनाव आयोग कहता है। और यहां उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को पता नहीं है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मुझे पता है। बदमाशों के बारे में आदमी सतर्क रहेगा तब ना जानकार होगा। ये तो सारा बदमाशी का खेल है। बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए हमने ईवीएम मशीन लाया, ऐसा ये कहते हैं। बूथ कैप्चरिंग के लिए जो अनपढ़ गवार गुंडे बदमाश होते हैं, उसके लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। मगर ईवीएम मशीन में टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, ताकि घोटाला किया जा सके, टेक्नोलॉजी के द्वारा घोटाला किया जा सके, इसके लिए तो बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। और इसके लिए जो बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, ये तो SC ST OBC के बस का मामला नहीं है। इसका मतलब ये तो ऊंचे जाति के लोगों का काम है। उन लोगों ने ये काम किया। तो इसका मतलब है बूथ कैप्चरिंग से ज्यादा खतरनाक है ईवीएम मशीन। बूथ कैप्चरिंग की गई तो इमीडिएट पता चल जाता है और पुलिस में कंप्लेन हो जाती है। ईवीएम मशीन के अंदर घोटाला होता है और किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि ईवीएम मशीन को चुनाव आयोग हाथ ही नहीं लगाने देते। हैदराबाद का एक प्रसाद नाम का इंजीनियर था। उसने किसी तरह से एक मशीन लिया और मशीन लेकर उसने इलेक्शन कमीशन के लोगों के सामने घोटाला करके दिखाया। तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि उसको उसके ईमानदारी के लिए अरेस्ट किया। आपको पता नहीं है? उसको इस ईमानदारी के लिए अरेस्ट किया और आरोप लगाया, ये ईवीएम तूने कहां से लाया? ये तो हमारी है। अगर ये ईवीएम हमारी है तो तेरे पास कैसे है? तो तूने चोरी किया। अगर उसने चोरी किया था तो चुनाव आयोग ने एफआईआर दाखिल किया था। चलो, प्रसाद के नाम पर एफआईआर दाखिल नहीं किया, अननोन के नाम तो अननोन के नाम पर एफआईआर दाखिल किया जा सकता है। तो अननोन के नाम पर भी एफआईआर दाखिल नहीं किया। मगर हैदराबाद से जब वो बॉम्बे आया, बॉम्बे में कांग्रेस की सरकार थी, आते ही उसको एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट किया, जेल में डाला। तो 16 मई 2014 को रिजल्ट आया। भारतीय जनता पार्टी को 283 सीटें मिली और नरेंद्र मोदी जहां चुनाव जीत गए थे वहां 1,87,000 वोट काउंटिंग में ज्यादा निकले। और उसके बाद चुनाव आयोग ने फर्जी वोट कहां कितने हैं तो पता किया, वाराणसी में 6.5 लाख वोटर फर्जी थे। ये चुनाव आयोग ने घोषित किया।
नरेंद्र मोदी वडोदरा में चुनाव लड़ रहे थे दूसरी जगह, वहां कैबिनेट मिनिस्टर गुजरात सरकार का पटेल नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र का प्रभारी था। उसने रिजल्ट आने के 10 दिन पहले घोषित किया था नरेंद्र मोदी वडोदरा से 5 लाख के अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। काउंटिंग हुआ, रिजल्ट निकला, नरेंद्र मोदी 5,72,000 वोटों से जीत गए। तो कैबिनेट मिनिस्टर को पहले कैसे मालूम हो गया था कि वो 5 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतेगा? 4 लाख से भी तो जीत सकता है, 1000 वोट से भी तो जीत सकता है, 1000 वोटों से जीत गया तो भी तो जीत सकता है। मगर कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा 5 लाख के अधिक वोटों से जीतेगा, तो वो 5,72,000 वोटों से जीता। और पटेल ने जो घोषणा किया था वो बात सही नहीं। दूसरी भयंकर बात आपको बताता हूं, 283 सीटें मिली बीजेपी को। तो हमने चुनाव आयोग के साइट पर जाकर 1952 से लेकर अब तक 31% वोट बीजेपी को पड़े, 283 सीटें मिली। तो हमने देखा बीजेपी के चुनाव जीतने के पहले 31% वोटों से सिंपल मेजॉरिटी 272 सीटें कितने पार्टी को मिली? एक भी पार्टी को 272 सीटें 31% वोटों से नहीं पड़ी। और 31% से भारतीय जनता पार्टी को 283 सीटें मिली। सिंपल मेजॉरिटी तो छोड़ो, 11 सीटें ज्यादा मिली, 72 के जगह 283 सीटें मिली। 272 सीटें भी नहीं मिली आज तक किसी पार्टी को। वकील साहब समझ रहे क्या? बहुत फंडामेंटल बातें बता रहा हूं। आंकड़े तो है, स्वयं बोलते हैं, आंकड़ों पर कमेंट्री करने की जरूरत नहीं है, आंकड़े खुद बोलते हैं। 272 सीटें 31% वोटों से नहीं मिली, बीजेपी को 31% वोटों से 283 सीटें मिली, 11 सीटें ज्यादा मिली। और ये हैरान करने वाली बातें थी, और इन बातों को जानना समझना बहुत जरूरी है कि ईवीएम में कितना बड़ा षड्यंत्रकारी काम हो रहा है। आगे मैं जून महीने में हम लोगों ने इसके विरोध में अभियान शुरू किया था, और जून महीने में मैं दादर में बॉम्बे में भाषण कर रहा था, तो एक नौजवान लड़का मेरे डायस के पास आया और मुझे इकोनॉमिक टाइम्स का अखबार दिया। मैंने कहा क्या है? तो बड़ी खबर है, कार्यक्रम के बाद देख लेना। मैंने देखा तो बड़ी खबर थी, चुनाव आयोग ने 8 लाख ईवीएम मशीन को स्क्रैप करने का, कबाड़ में बेचने का आदेश दिया। जिन मशीनों के आधार पर चुनाव आयोग ने 16 मई 2014 को सारे देश भर में चुनाव संपन्न करवाया, वो मशीनें 1 महीने में कबाड़ कैसे हो गई पता नहीं चला। 8 लाख मशीनों को कबाड़ में बेचने का आदेश दिया। हम वकील के पास गए, वकील को कहा कि हमको केस करना है। कि केस करना तो ठीक है, अखबार के खबरों पर केस नहीं किया जा सकता, कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अखबार की खबरों को सबूत नहीं मानते। तो कहा क्या करना होगा कि ठोस सबूत ले आओ।
तो मैंने कहा ठोस सबूत के लिए क्या करना होगा? तो कहा सोचो, तुमको ही सोचना है, हमारा ये काम नहीं है। हमने आपस में सलाह मशवरा किया और चुनाव आयोग को लेटर लिखा आरटीआई में। ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है, क्या ये खबर सही है? 1 महीने में चुनाव आयोग ने लिख कर दिया खबर सही है। हो गया दस्तावेजी एविडेंस, स्टैंप लगाकर साइन किया हुआ सबूत आ गया कि खबर सही है। जब हमको खबर सही है ऐसा पता चला पक्के तौर पर, तब हमको लगा कि हाँ एक ठोस सबूत हमारे हाथ में आया। अब दूसरा ठोस सबूत हासिल करना होगा। 2-4 हजार का मोबाइल आप मार्केट में खरीदने के लिए जाते हो तो कंपनियां आपको गारंटी कार्ड देती है कि ये 6 महीना चलेगा, साल भर चलेगा, हम गारंटी देते हैं। उसमें अरे अंग्रेज में वारंटी, आजकल गारंटी के बजाय वारंटी लिखते हैं। तो आपको गारंटी वारंटी लिख कर देते हैं। ये इतनी बड़ी मशीन जो है और हजारों करोड़ रुपए की खरीदी हुई मशीनों को कंपनी को निश्चित वारंटी गारंटी मिली होगी। तो हमने आरटीआई में लेटर लिखा कि इन मशीनों को खरीदने के बाद आपको कंपनी ने गारंटी कार्ड दिया होगा, कृपया हमें गारंटी कार्ड का जेरॉक्स अटेस्टेड करके दिया जाए ताकि ये पता चले क्या ये मशीनों की काल मर्यादा कहां तक है, क्या ये 2014 तक ही है या आगे भी है। तो समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? अगर ये मशीनें आगे भी है, इसकी मर्यादा अगर आगे भी है, तो चुनाव आयोग ने 2014 के बाद इमीडिएट चुनाव होते ही 1 महीने में इसे कबाड़ में बेचने का फैसला कैसे किया? दूसरी बात, दूसरा लेटर हमने लिखा, कि चुनाव कमिश्नर आईएएस अधिकारी होते हैं। आईएएस अधिकारी नॉन टेक्निकल होते हैं। ईवीएम मशीन टेक्निकल है। टेक्निकल मशीन को कबाड़ घोषित करने के लिए जो एक्सपर्टनेस चाहिए वो आईएएस अधिकारी के पास नहीं है, इसलिए उनके पास अथॉरिटी नहीं है उसे कबाड़ घोषित करने की। तो हमने उनको पूछा कि इनको कबाड़ घोषित करने के पहले चुनाव आयोग ने टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोगों की कमेटी बनाई, यदि हां तो कितने लोगों की बनाई, उनके नाम क्या थे, उनका मोबाइल नंबर है जरूर दिया जाए, लैंडलाइन नंबर है जरूर दिया जाए, पोस्टल एड्रेस है जरूर दिया जाए, और इसका जितना खर्चा होता है हमसे जरूर लिया जाए। हो गया? तो इस तरह से जब हमने ये लेटर लिखा तो चुनाव आयोग के कान खड़े हो गए। कान खड़े हो गए समझते हो ना? जब डिस्कवरी चैनल पर हिरन शेर को देखती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, आपको भी पता है। तो हमारे लेटर लिखते ही चुनाव आयोग के कान खड़े हो गए और उन्होंने हमें जानकारी देने से हीला हवाली करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने जानकारी देने से हीला हवाली करना शुरू कर दिया तो हमारा यकीन पक्का हो गया कि दाल में कुछ काला जरूर है। तो हमारा यकीन पक्का हो गया कि दाल में कुछ काला जरूर है। मेरा भाषण पूरा सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि दाल में काला नहीं है, बल्कि सारी की सारी दाल काली है। साथियों, इतने में चुनाव विधानसभा के घोषित हुए
हमने महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में, बिहार के हाई कोर्ट में पटना में और हरियाणा के हाई कोर्ट में चंडीगढ़ में 3 जगह ईवीएम मशीन के विरोध में केस दायर किया। केस दायर करने के बाद हमने चुनाव आयोग को लेटर लिखा कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल लगाकर चुनाव करवाने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग पेपर ट्रेल मशीन क्यों नहीं लगा रहा है? पानी देना। क्यों नहीं लगा रहा है? तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया। चुनाव आयोग ने जवाब दिया, पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहा है। जब चुनाव आयोग ने हमें लिख कर दिया नरेंद्र मोदी पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहा है, तो हमने चुनाव आयोग को दूसरी चिट्ठी लिखी। लिखा क्या एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रधानमंत्री आखिरी अथॉरिटी नहीं है। प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति है। तो क्या चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, ऐसी चिट्ठी कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया था। उस आदेश पर अमल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहे हैं, ऐसी चिट्ठी क्या चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को लिखी? राष्ट्रपति को ऐसी चिट्ठी नहीं लिखी। आप लोगों ने नहीं लिखी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या आपने ऐसी चिट्ठी जो राष्ट्रपति को लिखी उसी तरह की चिट्ठी आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया था। उस आदेश पर अमल करने के लिए नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहे हैं। क्या ये जानकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी थी? आपने नहीं दी। क्या आपने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई? बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर ट्रेल मशीन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए नहीं लगा रहे हैं, तो क्या यह जानकारी सर्वदलीय बैठक बुलाकर आपने पॉलिटिकल पार्टियों को दी? ऐसा भी आपने नहीं किया। आपने चुनाव कमिश्नरों ने चुनाव आयोग में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर क्या भारत के मतदाताओं को पेपर ट्रेल लगाने का आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो जानकारी भारत के मतदाताओं को दी? ऐसा भी आपने नहीं किया। ऐसा करके 4 मुद्दों वाला लेटर हमने चुनाव आयोग को लिख दिया और जवाब की राह देखते रहे। जब जवाब नहीं दिया तो हम चुनाव आयोग के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर। मैं जब अभियान चला रहा था तो उस दौरान मैंने ये भी कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं। अभी वो देश के प्रधानमंत्री है तो मैं चुनौती देता हूं। प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली होता है तो मैं नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं कि वो ईमानदारी से प्रधानमंत्री नहीं बने, घोटाला करके प्रधानमंत्री बने।
और नरेंद्र मोदी ने संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री का काम शुरू किया। यदि ऐसा है तो जो मैं कह रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं यदि वो गैर कानूनी है, अगर वो गैर कानूनी है तो मेरे खिलाफ नरेंद्र मोदी को केस दायर करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने मेरे खिलाफ आज तक कोई केस दायर नहीं किया, नरेंद्र मोदी के सरकार ने भी नहीं किया, और किसी नरेंद्र मोदी के गुर्गे में भी नहीं किया। गुर्गे होते हैं ना, किसी ने भी नहीं किया, मैंने किया। उन्होंने मेरे खिलाफ केस दायर करना चाहिए था, तो मैंने चुनाव आयोग और भारत सरकार के विरोध में केस दायर कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी नोटिस इशू किया, भारत सरकार को। साथियों, चुनाव आयोग ने 6 महीने तक मेरे केस का जवाब नहीं दिया, टालमटोल करते रहे सुप्रीम कोर्ट में। 6 महीने बाद जवाब दिया, जवाब भी झूठा दिया। झूठा हलफनामा दाखिल करना सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल ऑफेंस है। क्यों सत्यवीर जी, ये हमारे हाईकोर्ट के लॉयर है। झूठा हलफनामा दाखिल करना क्रिमिनल ऑफेंस है। हमने रिजॉइंडर दिया, रिजॉइंडर का मतलब है उन्होंने जो जवाब दिया उस जवाब का जवाब, दैट इज रिजॉइंडर। उसको अंग्रेजी में, कानूनी लैंग्वेज में रिजॉइंडर कहते हैं। तो उन्होंने जो जवाब दाखिल किया, हमने उस जवाब का जवाब दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, सबूत के साथ लिख कर दिया तुम झूठ बोल रहे हो। और किसी तरह से 4 जनवरी 2017 को केस हियरिंग के लिए आई। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, जिस वकील को हमने ये केस दिया था, केस सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर करने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, मेरे पीछे के लोगों की केसेस हियरिंग को आ रही थी, मेरी केस आ नहीं रही थी। तो मुझे बड़ी हैरानी, अरे क्या बात है भाई, पीछे वाले का नंबर लग रहा है, मेरे केस का क्यों नहीं लग रहा। मैंने हैदराबाद से आदमी भेजा छानबीन करने के लिए, तो पता चला मेरे वकील को जो छानबीन करने के लिए भेजा, उसको बताया तुम्हारे वकील ने तो 1 महीने पहले इस केस विड्रॉ कर लिया। अरे मेरे वकील ने केस विड्रॉ किया तो मेरे को पूछे बगैर कैसा कर सकता है भाई? मेरा वकील मेरे को पूछे बगैर मेरा केस विड्रॉ कर दिया, और मुझे 1 महीना हो गया अभी तक पता नहीं। समझ रहे हो ईवीएम में कितना बड़ा घोटाला है? ये एक ही सबूत बहुत है। वकील ने विड्रॉ किया, वकील ने विड्रॉ किया तो मैंने मेरे जूनियर लॉयर को एसएमएस किया, उसमें लिखा मेरे वकील ने मेरे को पूछे बगैर मेरा केस विड्रॉ किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल केस मैं उसके खिलाफ दाखिल करना चाहता हूं। मैंने वकील को नहीं पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने कहा मैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल केस मेरे वकील पर करना चाहता हूं, तो तुम जूनियर लॉयर मुझे सलाह दो। एसएमएस किया, फिर कहा टेलीफोन पर कि मैं बार काउंसिल में उसका कंप्लेंट करूंगा कि जिंदगी भर इसके वकालत करने पर पाबंदी लगाई जाए और उसका सर्टिफिकेट छीन लिया जाए। ये भी किया जा सकता है। जैसे ही मैंने जूनियर लॉयर को ये मैसेज भेजा, जूनियर लॉयर ने विड्रॉ करने वाले वकील को मेरा मैसेज फॉरवर्ड किया। उधर से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, बड़ा वकील माना जाता है,
उसने मैसेज भेजा, मैं दोबारा रजिस्टर करना चाहता हूं। हमने भी फैसला किया, ठीक है, तुम्हारे ही नाम पर फिर दोबारा केस रजिस्टर करते। उसी के नाम पर दोबारा रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद केस हियरिंग के लिए आई तो सिद्ध हो गया वकील ने विड्रॉ नहीं किया था, वकील के ऊपर किसी थर्ड पार्टी ने प्रेशर डाला था। वो थर्ड पार्टी चुनाव आयोग हो सकती है, वो थर्ड पार्टी भारत सरकार हो सकती है। जिन जिन बदमाशों को ईवीएम से फायदा हुआ होगा वो सारे बदमाश उस केस को विड्रॉ करने के लिए शामिल रहे होंगे, ऐसा तर्कसंगत कहा जा सकता है। तो मुझे समझ में आया कि मेरा वकील जो है वो निर्दोष है। वकील के ऊपर बाहर से प्रेशर डाल के ये सारा काम किया जा रहा था, ये मुझे समझ में आ गया। 4 जनवरी 2017 को केस हियरिंग के लिए आई। मेरे खिलाफ चुनाव आयोग ने 4 वकील रखे। सीनियर मोस्ट लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा, जज साहब, ये जो वामन मेश्राम है ये ऐसे चुनाव आयोग को लेटर लिखता है, ऐसे लेटर लिखता है। जज ने पूछा कैसे कैसे लिखता है? तो वकील ने कहा ओ पढ़ के सुनाए? हाँ पढ़ के सुना। तो मैंने ये जो 4 मुद्दों वाला राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस को, सर्वदलीय मीटिंग को, प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लेटर लिखा था, तो उसके बारे में उसने वो मेरा लेटर उसको जज को पढ़ के सुनाया। पढ़ के सुनाने के बाद जज को लगा अरे राष्ट्रपति को लिखना संवैधानिक है, चीफ जस्टिस को लिखना संवैधानिक है, सर्वदलीय मीटिंग बुलाना संवैधानिक है, चुनाव कमिश्नरों का प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मतदाताओं को बताना संवैधानिक है। इसमें एक भी मुद्दा गैर संवैधानिक नहीं है। इसलिए जज ने कहा वकील को और चिट्ठी बज रखो। हाँ बाजू रखो। हाँ अब बताओ, वामन मेश्राम ने ये जो केस दायर किया उसमें मुद्दा उठाया पेपर ट्रेल लगाने के संबंध में, आपने नहीं लगाया। कब तक लगा रहे हो? एकदम पिन पॉइंटेड। जज ने वकील को, चुनाव आयोग के वकील को पूछा कब तक लगा रहे हो? तो जो सीनियर मोस्ट लॉयर जूनियर लॉयर की तरफ देखने लगा। 4 जो वकील थे, दूसरा वकील तीसरे वकील की तरफ देखने लगा, तीसरा वकील चौथे वकील की तरफ देखने लगा, और चारों वकील की तरफ ऊपर बैठा हुआ जज देखने लगा। जज को लगा वकीलों के पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है, तो जज ने आवाज चढ़ाकर पूछा कब तक लगा रहे हो? तो वकील को लगा साला बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो कहा कि पेपर टेल लगाने के बारे में तो हम कुछ जवाब नहीं दे सकते, मगर ये जो सवाल में अंतर्निहित सवाल है उसका जवाब देने के लिए हमें 2 महीने का और समय चाहिए। 6 महीना पहले बर्बाद किया था, 2 महीना और मांगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो फरवरी में रिजल्ट आता, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर उसका असर पड़ता। तो 4 मार्च 2013 तक समय बढ़ाया चुनाव आयोग ने। 4 मार्च को भी जवाब नहीं। जवाब होगा तब न चुनाव आयोग जवाब देगा, जवाब ही नहीं है। हमने सबूतों के आधार पर जो सवाल उठाए कोई जवाब नहीं है। और जब 4 मार्च को जवाब नहीं दिया तो 11 मार्च को उत्तर प्रदेश के चुनाव का रिजल्ट आया। मायावती 11 तारीख को टीवी पर आई और मायावती ने टीवी पर कहा चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर ईवीएम में घोटाला करके बीजेपी को चुनाव जितवाया। चुनाव आयोग ने मायावती के आरोप बेबुनियाद है ऐसा बयान दिया।
जब मायावती के आरोप बेबुनियाद है ऐसा चुनाव आयोग ने कहा, तो मैंने सोशल मीडिया में वीडियो रिकॉर्ड किया और वीडियो में कहा, हो सकता है मायावती के आरोप बेबुनियाद हो, मगर मैंने दस्तावेजी सबूत सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं। मेरे दस्तावेजी सबूतों के आधार पर किए हुए आरोपों का चुनाव आयोग ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। मेरे आरोपों का जवाब दो। सोशल मीडिया में मैंने वीडियो अपलोड किया, 13 लाख लोगों ने देखा, चुनाव आयोग ने भी देखा होगा, मगर मेरे सवालों का कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। 4 मार्च को जवाब देना था सुप्रीम कोर्ट में, नहीं दिया। 10 अप्रैल और मंगाया और टाइम मांगा। 10 अप्रैल के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अनप्रेसिडेंटेड एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा और चिट्ठी में लिखा कि वामन मेश्राम ने हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायपालिका की अवमानना का केस दायर किया है। यदि अगले हियरिंग के पहले 3,567 करोड़ रुपया पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए यदि चुनाव आयोग यदि भारत सरकार और प्रधानमंत्री सैंक्शन नहीं करता है, तो अगले हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट चुनाव कमिश्नरों को जेल में भेजने का आदेश दे सकती है। मामला गंभीर है। जब ऐसी चिट्ठी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने प्रधानमंत्री को लिखी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होम मिनिस्टर या लॉ मिनिस्टर तक ही चिट्ठियां लिखते रहते हैं, पहली बार देश के प्रधानमंत्री को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चिट्ठी लिखी और हमारे केस की वजह से लिखी। इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर खबर छपी, मगर उस खबर में मेरा नाम नहीं छपा हुआ है। अब मेरा नाम छापने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। शायद उन्होंने सोचा होगा इनका नाम छापने से ये बड़ा हो जाएगा। अरे मैं पहले से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और कौन सा अध्यक्ष बनने वाला हूं, मैं तो पहले से बड़ा हूं और भोजपुरी में बड़का हूं। तो अब मुझे और बड़ा बनने का मतलब नहीं है। मैं तो लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा हूं, नाम के लिए नहीं लड़ रहा हूं। तो इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर खबर छपी, हमारे पास उसकी कटिंग भी है। हर चीज जो ईवीएम से रिलेटेड है हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। चिट्ठी मिलते ही प्रधानमंत्री ने शाम को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। कैबिनेट में 3,567 करोड़ रुपए का पैसा सैंक्शन किया और चिट्ठी कैबिनेट सेक्रेटरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना कवरिंग लेटर लगाकर सुप्रीम कोर्ट में दिया और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस को डिस्पोज ऑफ करते हुए मेरे फेवर में निर्णय दिया। ये सितंबर 2018 तक सारे देश भर में हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन जोड़ी जाएगी। फरवरी 2019 तक देश भर के सारे कमिश्नरों के पास, कलेक्टरों के पास ईवीएम मशीन पेपर ट्रेल मशीन पहुंच जाएगी और हर चुनाव क्षेत्र में हर मशीन को लगाया जाएगा। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को मेरे केस के डिस्पोज ऑफ में दिया। मेरे फेवर में निर्णय देने के बाद पेपर ट्रेल मशीन की केस को मैंने जीत लिया। जीतने के बाद मैंने दूसरा आंदोलन शुरू किया, अब मुझे पेपर ट्रेल नहीं चाहिए। लड़ाई जीतने के बाद
अब मुझे पेपर ट्रेल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यह कहने की भी दो मेरे पास ठोस वजह है, साधारण नहीं, ठोस वजह है। वजह नंबर एक, महाराष्ट्र के अमरावती के विधानसभा में रविंद्र राणे कैंडिडेट थे। वो जिस बूथ पर वोट डालने के लिए गए, उसके साथ उसकी बीवी भी गई। काउंटिंग में उस बूथ पर 0 वोट निकला। उस मशीन में पेपर ट्रेल मशीन लगी हुई थी। पेपर ट्रेल मशीन लगी हुई होने के बावजूद भी उसके वोट को 0 वोट निकला। वहां पर उसके दोस्त थे, उसके प्रचारक थे, उसके रिश्तेदार थे, उसके सपोर्टर थे। उसने कहा हो सकता है सभी ने मुझे वोट नहीं दिया हो, मेरे बीवी ने भी मुझे वोट नहीं दिया हो, चलो मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि कभी कभार मैंने अपने बीवी को झापड़ झूपड़ मार दिया होगा, मुझे तो याद नहीं है, मगर ऐसा कभी कभी हुआ होगा। और मेरे बीवी ने सोचा होगा कि अब रविंद्र राणे को सबक सिखाने का मौका है, और उसने भी मुझे वोट नहीं दिया होगा। मैं इस बात को भी मानने के लिए तैयार हूं, मगर मैं इतना गधा नहीं हूं कि अपने आप को वोट ना डालूं। मेरा एक वोट तो निकालना चाहिए था। हम लोग ईवीएम मशीन पर आरोप लगाते थे कि ईवीएम मशीन वोटरों का वोट गायब करती है। यहां हैरान करने वाली बात, कैंडिडेट का वोट गायब है। हमारे लिए भी चमत्कार की बात थी कि साले हम लोग केवल वोटरों का वोट गायब करती है, ये मशीन, ऐसा हम आरोप लगाते थे। हमारे पास ये सबूत है कि ये मशीन कैंडिडेट का भी वोट गायब करती है। हमने रविंद्र राणे को, चुनाव अधिकारियों को एप्लीकेशन करने के लिए कहा और कहा सारे बूथों का डाटा मुझे दिया जाए और जितना पैसा चाहिए सारा पैसा लिया जाए। चुनाव अधिकारियों ने सारे बूथ का डाटा दिया। हमारे पास लिखित सबूत है। क्या सबूत है? जिस बूथ पर कैंडिडेट ने वोट डाला, उसके बीवी ने डाला, उसका लिखित रिकॉर्ड है, मगर बूथ में 0 वोट निकला। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, पहला ठोस सबूत। सबूत नंबर 2, चंद्रपुर महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, वहां एक कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था। उससे हमने एप्लीकेशन करवाया, कहा उनको हमने कि रिकाउंटिंग का एप्लीकेशन करवाओ। हम पहले से जानते थे रिकाउंटिंग नहीं हो सकता, तो हमने एप्लीकेशन करवाया कि रिकाउंटिंग करो। अधिकारियों ने लिख कर दिया नहीं हो सकता। तो हमको कहां रिकाउंटिंग चाहिए? हमको तो अधिकारियों का लिखा हुआ दस्तावेज चाहिए कि नहीं हो सकता, यही तो हमको चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को कहा रिकाउंटिंग हो सकता है, और चुनाव अधिकारी कहते नहीं हो सकता, यही तो चाहिए। बदमाशों को पकड़ना इतना आसान नहीं है। बदमाश बहुत ऊंचे दर्जे की बदमाशी कर रहा है, उसको पकड़ने के लिए भी ऊंचे दर्जे का दिमाग काम करना पड़ेगा, तब जाके नंगे हाथ। आप लोग सुनते रहे होंगे रंगे हाथ, हम कहते नंगे हाथ पकड़ा जाए। नया शब्द पैदा कर रहा हूं कि इनको नंगे हाथों पकड़ा जाए। तो इस तरह से फिर हमने दूसरा एप्लीकेशन दिलवाया और कहा, उसने कहा नहीं हो सकता, तो हमने दूसरा एप्लीकेशन, क्यों नहीं हो सकता? तो अधिकारी ने लिख कर दिया पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत रोल नंबर फला 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 ऐसा 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 सारा रूल लिख कर दिया। ये रूल के तहत नहीं हो सकता, लिखित रूल हमारे पास आ गया। हमको मालूम नहीं था ऐसा रूल है, रूल मालूम हो गया, फला फला रूल के तहत रिकाउंटिंग नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ गया। सुप्रीम कोर्ट कहता है रिकाउंटिंग हो सकता है, और चुनाव आयोग ने रूल बनाया
नहीं करने का ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना, अवमानना लिखित रूप से कर रहा है। ये सारे दो ठोस सबूत हमारे पास है। ये ठोस सबूत हमारे पास होने के आधार पर हमने अब अभियान चलाया, आंदोलन चलाया। 5 करोड़ लोगों के सिग्नेचर लिए जाएंगे कि अब हमें ईवीएम नहीं चाहिए, पेपर टेल नहीं चाहिए और बैलेट पेपर चाहिए। इसके लिए 5 करोड़ लोगों के सिग्नेचर लिए जाएंगे और वो 5 करोड़ लोगों के सिग्नेचर सबमिट किए जाएंगे और बैलेट पेपर की मांग की जाएगी। तो उसके लिए एक पर्चा हम लोग तैयार कर रहे हैं। वो पर्चा मैं लिख रहा हूं, वो महत्वपूर्ण पर्चा है। वो पर्चा लिख रहा हूं, उसका टाइटल है चुनाव आयोग को वामन मेश्राम की चुनौती। चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को चुनौती दिया था कि ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाओ। बराबर है? हम आपको 4 घंटे का समय देते हैं, चुनाव आयोग ने कहा, हैक करके दिखाओ। हम पर्चे में लिखेंगे चुनाव आयोग को वामन मेश्राम की चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजी सबूतों के आधार पर जो सवाल चुनाव आयोग को पूछे गए थे, उन सवालों का चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए हम यानी वामन मेश्राम जनता की अदालत में जा रहे हैं और जनता की अदालत में चुनाव आयोग को सवाल पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल दस्तावेजी सबूतों के आधार पर पूछे गए थे, उन सवालों का चुनाव आयोग जवाब दे। आपने पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को 4 घंटे का समय हैक करने के लिए दिया था। मेरे सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपको 4 महीने का समय देता। साले 8 महीने में नहीं दे पाए तो 4 महीने में कहां से देंगे? 8 महीने में जवाब नहीं दे पाए तो 4 महीने में कहां से देंगे? तो जब पॉलिटिकल पार्टी को चुनौती देने का मामला खड़ा हुआ था तो मुझे एक टेलीफोन आया और टेलीफोन वाले ने मुझे कहा कि चुनाव आयोग ने चुनौती दिया है, ईवीएम को हैक करो। आप तो बहुत ईवीएम के विरोध में बोलते हो, तो अब जा रहे हो क्या उधर चुनाव आयोग की मशीन को हैक करने को? तो मैंने टेलीफोन वाले को कहा कि मुझे चुनाव आयोग ने इनवाइट नहीं किया, मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह जाने वाला नहीं हूं। मैं एक संगठन का नेशनल प्रेसिडेंट हूं, मैं कोई हैरिया गहरिया नत्थु गहरिया थोड़ी हूं। और चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को बुलाया, मैं पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं हूं, तो मुझे नहीं बुलाया। तो नहीं बुलाया तो कैसे जाऊंगा? तो उसने दूसरा सवाल पूछा, चुनाव आयोग आपको आमंत्रित करे तो आप जाओगे? मेरी ईमानदारी की टेस्ट ले रहा था, उसको मालूम नहीं वो किससे बात कर रहा था। तो मैंने कहा इस सवाल का भी मैं जवाब देता हूं, पहले तू ये बता तेरा नाम क्या है? कहा नाम में क्या रखा है? टेलीफोन वाला कहने लगा कि नाम में क्या रखा है? तो मैंने कहा तेरे सवाल में फिर क्या रखा है? जब तेरे खुद के नाम में कुछ नहीं रखा तो तेरे सवाल में क्या रखा है? कहा बताता हूं। तो मैंने कहा आ गए हो, लाइन पर आ गए हो? हाँ बताओ। कहा नारायण। मैंने कहा सही है, ट्रू कलर में वेरीफाई करूंगा, यानी सही है। मैंने कहा सुन लो, तुम कह रहे हो कि चुनाव आयोग आमंत्रित करेगे तो जाओगे क्या? तो मैंने जवाब देता हूं कि मैं इतना गधा नहीं हूं। क्या मतलब? तो मैंने कहा मतलब बताता हूं, सुन लो।
सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दायर किया था ईवीएम मशीन के विरोध में। तो चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन निर्दोष है, परिपूर्ण है, यूनिक है, ऐसा अखबार वालों के पास दावा किया था, आज भी करता है। मैंने कहा यह दावा सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने क्यों नहीं किया? उसको तो अवसर दिया था। अगर वो मेरे सामने प्रूव करते हैं और मैं फैसला देता हूं तो क्या मेरा फैसला चुनाव आयोग मानने के लिए बंधनकारक है? क्योंकि मैं तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के सामने चुनाव आयोग को अवसर दिया गया था कि वो ईवीएम मशीन निर्दोष है, ये सिद्ध करता। मगर ईवीएम मशीन निर्दोष है ये चुनाव आयोग ने सिद्ध नहीं किया, क्योंकि ईवीएम मशीन में मतदाता बटन दबाता है, लाइट जलता है, बीप का आवाज होता है, मगर मतदाता ने अगर पंजे पर दबाया तो आंखों से दिखाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता ईवीएम मशीन में। कि मैंने अगर पंजे को ओढ़ दिया, हाथी को दिया, साइकिल को दिया, कमल के फूल को दिया, जिस किसी को भी दिया, मतदाता को बैलेट पेपर में दिखाई देता है। अगर ईवीएम मशीन एडवांस है और बैलेट पेपर बैकवर्ड है, यही ना कहते हो आप लोग चुनाव आयोग के बैलेट पेपर बैकवर्ड सिस्टम है, ईवीएम मशीन एडवांस सिस्टम है, तो बैकवर्ड जो बैलेट पेपर का सिस्टम है वो आंखों से दिखाई देता है। स्टैंप लगने के बाद आंखों से दिखाई देता है। तुम्हारे ईवीएम मशीन में दिखाई नहीं देता, इसका मतलब तुम्हारी मशीन पारदर्शी नहीं। तुमको मालूम होता है किसके नाम पर पड़ा, मगर मतदाता को मालूम नहीं होता किसके नाम पर पड़ा। नंबर 1। नंबर 2, बैलेट पेपर में फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता है। मान लो रिकाउंटिंग की सिस्टम है बैलेट पेपर में, तो दोबारा बैलेट इकट्ठा किए जाते हैं, एक एक बैलेट अलग किया जाता है, एक एक बैलेट देखा जाता है, दोबारा फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है। बैलेट पेपर में फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, ईवीएम मशीन में फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है। दूसरा बड़ा फॉल्ट, फिजिकल वेरिफिकेशन ना होने की वजह से ईवीएम मशीन में घोटाला किया जा सकता है। आंखों से दिखाई ना देने की वजह से मशीन के अंदर घोटाला किया जा सकता है। नंबर 2 दोष। नंबर 3, ईवीएम बैलेट पेपर में रिकाउंटिंग होता था, और जिसमें रिकाउंटिंग होता था बैलेट पेपर में उसको आप बैकवर्ड कहते हो, ईवीएम मशीन को एडवांस कहते हो। एडवांस में होता नहीं है, साला कैसा एडवांस है भाई। बैलेट पेपर में रिकाउंटिंग होता है, ईवीएम मशीन में रिकाउंटिंग नहीं होता। तुम बैलेट पेपर को बैकवर्ड कहते हो, ईवीएम मशीन को एडवांस कहते हो। तो यह प्रूव करने का मौका सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग को था। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रूव नहीं किया ये मशीन निर्दोष है। मेरे सामने क्यों प्रूव करना चाहती है चुनाव आयोग? मैं कौन सी अथॉरिटी हूं? नंबर 2, तुम कहते हो ये मशीन जो है परिपूर्ण है। ये अभी मैंने आपको बताया, ये सारे कारण अपूर्णता को दर्शाते हैं। नंबर 3, तुम कहते हो ये मशीन यूनिक है। क्या सबूत है? सुप्रीम कोर्ट में भी तुमने यूनिक होने का कोई सबूत नहीं दिया। कोर्ट में एक चोर जज को कहता है, जज साहब
मैं निर्दोष हूं। जज बोलता है चोर को, अरे तू निर्दोष है ऐसा बयान दे रहा है, बयान के समर्थन में कोई सबूत दे रहा क्या? सबूत दो। तो चोर कहता हाँ ठीक है देता हूं। तो चोर ने कहा मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। जज साहब अब तो तसल्ली हो गई ना, मैंने 3 बार कहा। एक बार मैंने निर्दोष हो कहा और 2 बार सबूत के तौर पर कहा। जज कहता है तीनों के तीनों तेरे बयान हैं, सबूत नहीं है। चुनाव आयोग भी अखबारों के पास यही कहता है कि हमारी मशीन यूनिक है, यूनिक है, यूनिक है। जैसे चोर कोर्ट में कह रहा है निर्दोष हो, निर्दोष हो, चुनाव आयोग कहता है मशीन यूनिक है, यूनिक है, यूनिक। अरे तो कोई सबूत दो भाई। ना सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने सबूत दिया, ना मतदाताओं के सामने आज तक कोई सबूत दिया। मेरे पास सबूत है। भारत सरकार ने, ECIL ने जो ये मशीन बनाती है, उन्होंने पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन में 2006 में एप्लीकेशन किया। पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को पूछा ये मशीन खोलना होगा, टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोगों को देना होगा, जिस पर्पस के लिए ये मशीन बनाई गई है उस पर्पस के लिए ये मशीन सही है या गलत है, इसका रिपोर्ट टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोग देंगे। उसके बाद इस मशीन को यूनिक होने का सर्टिफिकेट हम देंगे। भारत सरकार को पता चला, चुनाव आयोग को पता चला, ECIL को पता चला। क्या पता चला? उनको पता चला कि साला हमने तो हेरा फेरी करने के लिए मशीन बनाया है। अगर टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोगों के पास मशीन चली जाएगी तो दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर वो उसमें एविडेंस के तौर पर बता देंगे कि इस मशीन में ये फॉल्ट है और ऐसे ऐसे हेराफेरी किया जा सकता है। तो भारत सरकार ने जो एप्लीकेशन यूनिक के लिए, सर्टिफिकेट के लिए किया था, वो एप्लीकेशन 2006 में ही पीछे लिए। एप्लीकेशन करने का मेरे पास सबूत है, एप्लीकेशन विड्रॉ करने का भी मेरे पास सबूत है। भारत सरकार का एप्लीकेशन करने का मेरे पास सबूत है 2006 का, और एप्लीकेशन विड्रॉ करने का भी सबूत है। क्योंकि बदमाशों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है, सारे के सारे सबूत है। जब मैं ये बात टेलीफोन पर बात करने वाले आदमी को बता रहा था तो मैंने उसको कहा आप सुन लिया? उसने साले ने पहले से काट दिया। उसको समझ में आया कि सारा मामला गड़बड़ है, सारा का सारा ईवीएम में मामला सारा गड़बड़ है, उसने पहले ही काट दिया। तो ईवीएम मशीन के संबंध में चुनाव आयोग ने ये जो नौटंकी दिल्ली में किया था, अभी मैं जब लखनऊ से बांदा के तरफ आ रहा था तो हमारा सोशल मीडिया का आदमी वायर नाम का एक बड़ा पोर्टल है, न्यूज पोर्टल है, उसमें खबर चल रही है एक गांव में चुनाव हुआ और उस चुनाव में कहीं भी बटन दबाया जा रहा था तो बीजेपी का ही कमल का फूल निकल रहा था। कमल का फूल ही, कोई भी बटन दबाओ कमल का फूल। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, कंप्लेंट हुआ, कलेक्टर ने कंप्लेंट्स की जांच पड़ताल की, जांच का रिपोर्ट तैयार किया, रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजा, चुनाव आयोग ने स्वीकार किया बात सही है, चुनाव आयोग ने मान लिया बात सही है। आरटीआई के कार्यकर्ता ने कलेक्टर को रिपोर्ट मांगा, आरटीआई के कार्यकर्ता को कलेक्टर ने रिपोर्ट दिया और इस तरह से मालूम हुआ वहां ये घोटाला हुआ, घोटाला पकड़ा गया।
अभी दोपहर की बात, इधर आने के पहले मुझे, क्योंकि डेली मेरे पास, मैंने बोल के रखा है, मुझे ईवीएम के बारे में डेली की खबरें चाहिए और अंदर वाली खबरें चाहिए, ऊपर वाली तो किसी को भी पता चल जाती है। तो इस तरह से ये सारा का सारा मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में आधा फैसला दिया, आधा नहीं दिया। इसके लिए मैं रिवीजन पिटीशन दाखिल कर रहा हूं और उत्तर प्रदेश के चुनाव के संबंध में भी केस हाई कोर्ट में हमने दाखिल कर दिया है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 5 करोड़ लोगों के सिग्नेचर का कैंपेन आंदोलन चलाया है। अगर 5 करोड़ लोगों के सिग्नेचर हम चुनाव आयोग को जमा करते हैं और राष्ट्रपति को दाखिल करते हैं तो ईवीएम मशीन हट जानी चाहिए। आप लोगों ने एक बड़ी खबर सुनी होगी, राष्ट्रपति के चुनाव में बैलेट पेपर पर हुआ है? सुना आप लोगों ने? राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर पर हुआ क्योंकि उनको ये लगा कि साला यहां गड़बड़ी हुआ तो इंटरनेशनल खबर हो जाएगी, क्योंकि ये मशीन तो ये घोटाला करती ही है। तो वहां उन्होंने बैलेट पेपर पर किया। अभी हम उसके बारे में भी लेटर लिखने वाले हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है तो जनरल चुनाव में बैलेट पेपर का चुनाव क्यों नहीं किया जाता है? अगर नहीं करते हो तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन करते हो, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हो, नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। अभी जल्दी ही केस भी दायर करने वाला, पहले तो आरटीआई से सबूत इकट्ठा करते हैं फिर केस दायर करते हैं। तो इस तरह से साथियों ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और इस तरह से अभी मुझे उत्तर प्रदेश के मीटिंग में किसी ने सवाल पूछा कि 5 करोड़ का सिग्नेचर देने के बाद भी अगर चुनाव आयोग ना माने तो क्या करोगे? तो मैंने जवाब दिया था मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद का लेटर लिखूंगा। लोगों को मेरी बातें थोड़ी कम समझ में आती है, मेरी बातें समझने के लिए थोड़ा दिमाग तो चाहिए। मैंने कहा चुनाव आयोग को धन्यवाद का लेटर लिखूंगा कि तुम अड़ रहे हो, तो मैं 5 करोड़ को लेकर मैं भी अड़ रहा हूं। तुम अड़ रहे हो, मैं भी अड़ रहा हूं, लड़ाई जारी रहेगी। 5 करोड़ को लेकर मैं 15 करोड़ लोगों को तैयार करूंगा और जब 15 करोड़ लोग तैयार हो जाएंगे तो केंद्र सरकार में हमारे लोग रहेंगे। जब 15 करोड़ लोग हमारे समर्थन में रहेंगे तो केंद्र सरकार में हमारे लोग रहेंगे, तो चुनाव कमिश्नर कौन होगा हम निर्धारित करेंगे। अब चुनाव कमिश्नर कौन हो जब हम निर्धारित करेंगे तो मामला रफा दफा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और बैलेट पेपर फिर शुरू हो जाएगा और लोकतंत्र बच जाएगा। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप लोग तैयार रहो। चिट्ठी आई कि खाना तैयार है, मैं भी आपको खाना ही खिला रहा था। इंसानों को 2 तरह का खाना चाहिए, एक दिमाग का खुराक और एक पेट का खुराक। पेट का खुराक जानवर को भी दिया जाता है मगर जानवर को दिमाग का खुराक नहीं दिया जाता है। इंसान को पेट का भी चाहिए और दिमाग का भी चाहिए। दिमाग का मैंने दे दिया है, पेट का अभी मिल रहा है। धन्यवाद। रेजोल्यूशन पास किया हुआ है मगर जो लीडरशिप थी वो तो पाकिस्तान चली गई और भारत का मुसलमान लैक ऑफ लीडरशिप का शिकार हो गया। ये सारा परिणाम इस वजह से हुआ। तो हम लोगों को आने वाले समय में एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं, समझदार लोग हैं, कैडर लोग हैं, उनको मुसलमानों के बीच में जाकर काम करना चाहिए, मुसलमानों को जगाने का काम करना चाहिए और मुसलमानों के साथ मिलजुल कर भाईचारा करना चाहिए। एक जगह एक और मुसलमान ने मुझे सवाल पूछा कि क्या विकल्प है। मैंने कहा विकल्प तो कुरान में है।
कैसे? मैंने कहा कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है मजलूमों का साथ दो। बताओ तुम लोगों ने भारत में कौन लोग मजलूम है इसका पता किया? अल्लाह ताला ने आपको कहा मजलूमों का साथ दो। साथ देने की तो छोड़ो, तुमने भारत में मजलूम कौन है इसका पता तक नहीं किया आज तक। अल्लाह ताला ने तुम्हारी जो जिम्मेदारी लगाई कि मजलूमों का साथ दो। सारी दुनिया में इस्लाम इसलिए फैला क्योंकि मजलूमों का साथ दे रहे हैं। भारत का जो मुसलमान है उसको अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा हुआ है मजलूमों का साथ दो, मजलूमों की मदद करो, दुनिया में इंसाफ कायम करो। किसको जरूरत है इंसाफ की? जिसके साथ नाइंसाफी होती है उसको जरूरत है ना। तो मजलूमों के साथ नाइंसाफी होती है उसको इंसाफ की जरूरत है। मजलूम कौन है? अरे साथ देना नहीं देना बात की बात है, कौन है उसको आइडेंटिफाई तो करो। कौन है? जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी लगाई वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कौन मजलूम है? मुसलमानों को पता नहीं, मैं बताता हूं। शेड्यूल कास्ट के लोग मजलूम हैं 3000 साल से, शेड्यूल ट्राइब के लोग मजलूम हैं 3000 साल से, ओबीसी के लोग मजलूम हैं 3000 साल से। मजलूम लोग हैं। अगर ये मजलूम है तो इन मजलूमों को साथ देना चाहिए और विचारधारा के आधार पर साथ देना चाहिए। मोहम्मद साहब का जीवन इस बात का सबूत है कि वो जिंदगी भर मजलूमों का साथ देते रहे। जब मक्का में उन्होंने फतेह हासिल की और अजान देने का समय आया तो एक गुलाम को अपने कंधे पर चढ़ाकर अजान दिलवाया। गुलाम को कहा कि मैं तो चढ़ नहीं पाऊंगा। कहा कि मेरे कंधे पर खड़े हो। आपके कंधे पर कैसा खड़ा हो जाए? मैं कह रहा हूं खड़ा हो जा बोले तो, अगर दूसरा कहे तो ठीक है, मैं खुद ही कह रहा हूं मेरे कंधे पर चढ़ो। तो ये तो मोहम्मद साहब के जीवन का प्रैक्टिकल उदाहरण है। तो आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, आपको अंबेडकर से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है, आपको मोहम्मद साहब से प्रेरणा लेने की जरूरत है। लो, मोहम्मद साहब के जीवन में है। तो साथियों, इस तरह से सारे देश भर में हम लोगों को सभी प्रकार के जो मजलूम हैं आज के तारीख में मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियनों के साथ में बहुत ज्यादा जाति हो रही है। आप लोगों को उनके साथ राब्ता कायम करना है, बातचीत करना है, उनको जगाना है, उनको जोड़ना है और उनके ऊपर अगर कोई अन्याय होता है तो उनके प्रोटेक्शन में खड़ा होना है। तो ये काम हम लोगों को करना होगा। दूसरी बात, अगर हम लोगों को SC ST OBC और माइनॉरिटी जिन लोगों को गुलाम बनाकर रखा गया है उनको यदि आजाद करना है तो हमारे पास उद्देश्य है, मकसद है, विचारधारा है, संगठन है, कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो है, ये सारा का सारा है। मगर गांव-गांव में रहने वाले लोगों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो ये पहुंचाने के लिए हमारे पास मीडिया नहीं है। तो मीडिया खड़ा करने के लिए हमें सोशल मीडिया को सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया इज अ ग्लोबल मीडिया, सोशल मीडिया इज अ फ्री मीडिया। सोशल मीडिया की वजह से अमेरिका के लोगों ने मेरा यूट्यूब पर भाषण सुना, उन्होंने मुझे लेटर लिखा, कहा कि अमेरिका में आ जाओ, जो भारत के लोगों को बता रहे हो अमेरिका में आकर भी बताओ। उन्होंने मुझे वीजा दिया और मैं अमेरिका जाकर 1 महीना जाकर उनको जाके समझा के आया। तो सोशल मीडिया इज अ ग्लोबल मीडिया, सोशल मीडिया इज अ फ्री मीडिया। जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चैनल है, उस पर ब्राह्मणवाद के विरोध का कोई कार्यक्रम दिखाया नहीं जाता। मगर सोशल मीडिया में आप ब्राह्मणवाद के विरोध की सारी बातें लिख सकते हो, बोल सकते हो, दिखा सकते हो, क्योंकि ये तो फ्री मीडिया। तो हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो सोशल मीडिया का इंडिविजुअल लेवल पर उपयोग कर रहे हैं। वैसे तो सोशल मीडिया
ये वास्तव में इंडिविजुअल मीडिया है। हर आदमी इंडिविजुअल लेवल पर उसको मोबाइल में यूज करता है। अगर सोशल मीडिया इंडिविजुअल लेवल पर आप यूज करते हो तो ज्यादातर लोग उसका यूज कम करते हैं, मिसयूज ज्यादा करते हैं और सोशल मीडिया का उपयोग खुजली करने के लिए करते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग हमारे लोग खुजली करने के लिए करते हैं। खुजली करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना गलत बात है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आपके खिलाफ एफआईआर दाखिल हो जाएगा और चिल्लाते हुए हमारे पास आ जाओगे कि मेश्राम साहब हमको बचाओ। मैंने बोला था ये खुजली करने के लिए, मेरे पास बचाने के लिए क्यों आ रहे? मेरे पास बचाने के लिए, मांग करने के लिए क्यों आ रहे हो? मैंने तो बोला नहीं खुजली करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करो। मैं कह रहा हूं सामाजिक मकसद के लिए, हमारी विचारधारा का प्रचार करने के लिए इसका उपयोग करो। तो हम लोगों ने प्लान बनाया 2024 तक 3 करोड़ लोगों का सोशल मीडिया खड़ा किया जाए। तो अब सोशल मीडिया को हम संगठित सोशल मीडिया, इसका मैंने ऑर्गेनाइज सोशल मीडिया, नॉट ओनली सोशल मीडिया बट ऑर्गेनाइज सोशल मीडिया। तो ऑर्गेनाइज सोशल मीडिया के लिए हमने काम शुरू कर दिया है और 2024 तक 3 करोड़ लोगों का हमारे पास नेटवर्क होगा और इतना बड़ा नेटवर्क किसी के पास नहीं होगा। और जो भी खबरें हम लोग सोशल मीडिया में डालेंगे 3 करोड़ लोगों को इमीडिएट पहुंच जाएगा, 2-4 मिनट में पहुंच जाएगी ऑल इंडिया में और वो उसके हाथ में ही रहेगी और वो 24 घंटे में कभी भी देख पाएगा। उसको जब फुर्सत मिलेगी तब देख पाएगा, देखेगा, सुनेगा। ये उसको अवेलेबल किया जाएगा। और दूसरी खास बात, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और प्रिंट मीडिया में जो खबरें नहीं आएगी वो खबरें आपको मिलेंगी, जो वहां नहीं आती है वो खबरें आपको मिलेगी। तो आने वाले समय में आपको सोशल मीडिया, जिसको सोशल कहा जाता है, वो इंडिविजुअल मीडिया है, वो उसको आप सोशल मीडिया में संगठित रूप से इस्तेमाल करना है। जब ये 3 करोड़ लोगों तक जाएगा तो 30 करोड़ लोगों में चर्चा होगा। जब ये 3 करोड़ लोगों तक मैसेज जाएगा तो 30 करोड़ लोगों के बीच में चर्चा होगी और 30 करोड़ लोगों में जब चर्चा होगी तो हमारा आंदोलन आंदोलन नहीं रहेगा, हमारा आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। ये हम हर हालत में 2024 तक, ज्यादा समय बता रहा हूं, इसके पहले भी खड़ा हो जाएगा क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोगों को अपील है कि ये सोशल मीडिया खड़ा करने के लिए जो संगठन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है तो वो हर स्टेट में, हर कमिश्नरी में, हर जिले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर नगर पंचायत में, ग्राम पंचायत स्तर तक इसकी कमेटियां बनेगी, सोशल मीडिया की कमेटियां बनेगी, सोशल मीडिया का संगठन होगा। जैसे अभी बहुत सारे संगठन है, सोशल मीडिया का संगठन होगा। सोशल मीडिया में काम करने वाले लोग होंगे, उनका काम ही केवल सोशल मीडिया में काम करना है। अपने इलाके में अगर कोई खबर है तो वो खबर तैयार करने का एडिटोरियल बोर्ड को भेज देने का, वो दिल्ली में चला जाएगा। दिल्ली में जाते ही वहां एडिटोरियल बोर्ड के लोग, जो बैठे हुए लोग हैं, वो उस खबर की जानकारी लेंगे और उसको देखेंगे कि इसको किस तरह से लोगों के सामने रखा जाए। तो उसको रीराइट किया जाएगा और सही तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा और इस तरह से सारे देश के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। किसी भी आदमी को इंडिविजुअल लेवल पर डायरेक्ट पोस्ट नहीं डालना है, वो पोस्ट जो है एडिटोरियल बोर्ड को भेजना होगा और एडिटोरियल बोर्ड उस खबर को किस तरीके से प्रोजेक्ट करे वो डिसाइड करेगा और इस तरीके से ये सारा मामला देश भर में चलता रहेगा। ग्राम पंचायत लेवल पर हमारा पत्रकार होगा। सोशल मीडिया में काम करने वाला आदमी पत्रकार, सोशल मीडिया में काम करने वाला आदमी पत्रकार होगा। तो इसलिए सोशल मीडिया में काम करने के लिए अभी आप लोगों को बढ़ चढ़कर काम करने के लिए सामने आना चाहिए और समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको ढूंढो, उनको तैयार करो और एडमिन बनाने के लिए तैयार करो। हम लोगों को 1,29,000 एडमिन चाहिए। अगर 1,29,000 एडमिन हो जाते हैं तो 3 करोड़ लोग हो जाते हैं। इतने सारे देश में केवल 1,29,000 लोग चाहिए। 1,29,000 लोग, 1,29,000 ग्रुप,
256 का, तो 3 करोड़ लोग हो जाएंगे। और एक बहुत बड़ा विशाल जो है हमारा सोशल मीडिया का संगठन खड़ा हो जाएगा। और इतना बड़ा सोशल मीडिया दुनिया में कोई भी नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में लोग इंडिविजुअल लेवल पर सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं। ऐसा होगा तो इससे क्या होगा, इससे हम लोगों को खबरें मिलेगी, इससे हम लोगों को बहुत बड़े फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलेंगे, इससे हम लोगों को जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिलेंगे उससे हमारा जो सैटेलाइट चैनल होगा, इससे हमारा प्रिंट मीडिया की अखबारें होगी, और इससे हमारी बहुत सारा लिटरेचर की किताबें तैयार हो जाएगी और लोगों को उपलब्ध होगा। ये सारा सारा होगा, ये हम करेंगे। तो इसलिए आपको आने वाले समय में इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सीरियसली काम करना है, और जल्दी ही ऑल इंडिया में ये मीटिंग होना शुरू हो जाएगा, और हर जिले में मीटिंग होगी, तहसील में मीटिंग होगी, न्याय पंचायत में मीटिंग होगी। ये सिलसिला सारे देश भर में शुरू होने वाला है, और जल्दी ही लोगों की जिम्मेदारी होगी सोशल मीडिया खड़ा करना है। तो इस दिशा में आप लोगों को साथ सहयोग करना है। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।